एक्सटेंशन। तो ये x की वैल्यू निकालनी है। तो तुमको पता है इसमें दो टॉपिक को कंबाइन कर दिया, एक तो फोर्सेस वाले को और एक मैग्नेटिक फोर्स वाले को, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को और मैग्नेटिक फोर्सेस वाले को कंबाइन कर दिया। तो इसमें क्या करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, चलिए ये स्प्रिंग के साथ कौन बना हुआ है बच्चे, कंडक्टर बंधा हुआ है, ठीक है, कौन बंधा हुआ है, कंडक्टर। तो वो पूछ रहा है कि बताओ स्प्रिंग के अंदर कितनी एक्सटेंशन होगी। तो इस केस में सारी फोर्सेस निकाल दो पहले। तुम्हें पता है सबसे कंडक्टर के ऊपर सबसे नीचे फोर्स कौन सी लग रही होगी जो हमेशा लगती है, ग्रेविटी। हाँ ग्रेविटी, मतलब mg, राइट। अच्छा, और जो ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग वाली, क्या, रीस्टोरिंग फोर्स। हमेशा देखो कंडक्टर नीचे जाना चाहता था, इसको स्प्रिंग फोर्स उसके ऊपर लगी, रीस्टोरिंग फोर्स होती है हमेशा। तो के कौन, क्या फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स का, kx, क्या होता है, तो एक का kx तो दूसरे का भी kx। तो दो फोर्स ऊपर होगी, एक फोर्स नीचे होगी। ये तो होगी नॉर्मल फोर्सेस। अगर मेरे को न्यूटन लॉ ऑफ 11th में अगर क्वेश्चन देते तो भी मैं यही फोर्स दिखाता क्या, हाँ सर, यस सर। क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग कौन सी फोर्स लगाता है, kx ऊपर की तरफ की रीस्टोरिंग फोर्स होती है, और नीचे कौन लेके जा रहा है इसको, ग्रेविटेशन। लेकिन फिर अब इसको 12th में क्यों पूछ लिया, ये तो 9th का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है। सर यहाँ पर करंट वाली एक मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रही है, क्योंकि अब इस कंडक्टर में क्या जा रहा है, करंट, और करंट के कारण कौन सी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, एक मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इस पूरे अपरेटस को किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और जो कि कहां पर है, बाहर की तरफ, क्योंकि डॉट लगा रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है, यस सर। बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स कैसे लगेगी कंडक्टर पे, क्या फॉर्मूला होता है, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हम, F इज इक्वल टू आई क्रॉस बी या ILB साइन थीटा। आज क्या बार है, वेडनेसडे। बुधवार है ना, यस सर। वीरवार कौन बोल रहा है, दीपिका। IL साइन थीटा, ठीक है। तो देखो लेंथ L क्रॉस बी, लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है सर, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, जो करंट की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बताओ, एक्स एक्सिस में। एक्स में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई में। देखो ध्यान से, बाहर मतलब क्या होता है, जेड। के में, तो I क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे। माइनस जे ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स आई है वो कहाँ लगेगी सर, नीचे की तरफ। और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, IL बी। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, IL बी। तो अब टोटल फोर्सेस दिख रही है क्या तुम्हें, बताओ मुझे, कौन सी ऊपर लग रही है, कौन सी नीचे लग रही है, फटाफट बताओ, नाम लेके। kx किसकी फोर्स है, वो स्प्रिंग की। स्प्रिंग की फोर्स, क्योंकि दो स्प्रिंग है इसलिए दो बार kx, तो 2kx तो ऊपर लग रहा है, और नीचे कौन लग रहा है, mg। ये किसकी वजह से है, अर्थ वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, हाँ कर लो कर लो, ILB कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको क्या बोल रहे हैं, ILB। तो देखो अगर इक्विलिब्रियम में है कंडक्टर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगी, तो ऊपर कौन सी फोर्सेस होंगी, सम कर दो सीधा, 2kx, नीचे कौन सी हो जाएगी, ILB प्लस mg। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना, क्या आ जाएगी, ILB प्लस mg डिवाइडेड बाय में 2k। तो I भी पता है, L भी गिवन है, B भी गिवन है, M भी गिवन है, K भी गिवन है, तो क्या x नहीं निकल पाएगा, तो ये देखो फॉर्मूला लगा है, दिख रहा है क्या, सेम। किसी को कोई भी डाउट है, ये होमवर्क क्वेश्चन था बच्चे, जिसका नहीं हुआ तो वो देख ले, और जिसका डाउट है वो भी पूछ ले, अभी देख ले, 1 मिनट है उसके पास, फटाफट देख लो।
कुछ भी ऐसा मत समझो कि पहली 11th में पढ़ लिया है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पूछोगे नहीं तो समझोगे कैसे? पूछ लो किसी को, कोई भी डाउट है तो। चले आगे, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो। चलें आगे, मतलब राइट? यस सर। आज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी बात हो गई थी हमारी, टॉर्क के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बात हो गई थी क्या? नो सर। नहीं हुई थी। देखो, फोर्स का फॉर्मूला हमने, दो वायर्स थी, इसके बीच में जो करंट इसमें करंट जा रहा था आई, इनके बीच में डिस्टेंस था आर, तो इनके बीच में जो फोर्स थी उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? एफ अपॉन एल का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। म्यू नॉट I1 2 पाई आर। अब यहाँ से df बाय dl की वैल्यू निकालो। अगर करंट भी कितना हो जाए बच्चे? 1 एम्पियर, और डिस्टेंस भी इनके बीच में कितना हो जाए? 1 मीटर। तो पुट करना वैल्यू, म्यू नॉट I1 I2 की जगह तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 पाई की जगह आर की जगह 1। तो df बाय dl किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी होती है? 4 × 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की क्या होगी? डिवाइड बाय 2 करोगे या मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2। भाई सिंपल सी बात है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दे रखा है, इसको 2 पाई बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तभी तो ये क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो यानी 10⁻⁻7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर? 2 से। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 10⁻⁻7। यानी df बाई dl किसके इक्वल आ रहा है? 2 × 10⁻⁷7। क्लियर है क्या सबको? यस सर। जिसको डाउट है वो प्लीज पूछो मेरे से फटाफट। बच्चों क्लियर है ना? हाँ मुंह से बोलो। यस सर। यस सर। अभी ये है क्या सर? क्या कैलकुलेशन करवा दी? समझ नहीं आया सर। देखो करंट की वैल्यू क्या पुट की है हमने इसमें? 1 एम्पियर। आर की वैल्यू 1 मीटर। तो आई की वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ की। मतलब अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ दो वायर के बीच में कितना है? 2 × 10⁻⁷ और उनको कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों को? 1 मीटर। तो मैं बिना देखे भी बता सकता हूं कि इनके अंदर करंट कितना दौड़ रहा होगा वायर्स में? 1 एम्पियर, क्योंकि आई की वैल्यू 1 पुट किया है ना। तो देखो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है सर। 1 एम्पियर अगर मैं बोल रहा हूँ ये दो वायर्स हैं, इनके बीच में करंट 1, इन दोनों के अंदर करंट 1 एम्पियर दौड़ रहा है, कैसे कह सकते हो? इनके अंदर करंट 1 एम्पियर तभी दौड़ रहा होगा जब इनको कितने डिस्टेंस पे रखा गया होगा? 1 मीटर पर। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ से? 2 × 10⁻⁷। तो यानी दो वायर जिनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? 2 × 10⁻⁷ मीटर, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर। तभी मैं कह रहा, कभी मैं आराम से बोल सकता हूँ कि इनके अंदर जो करंट दौड़ रहा होगा वो कितना एम्पियर होगा? 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई बच्चे। Which if passed, अगर 1 एम्पियर का करंट मैं दो पैरेलल कंडक्टर्स में पास करूं जो कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है वैक्यूम में, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? देखो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। पर मीटर क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है क्या? यस सर। ये हम आगे पढ़ चुके हैं, ये कैसे निकालते हैं करंट, हम धीरे धीरे आगे भी बताएंगे तुम्हें। यहाँ तक हो गया क्या? बताओ मुझे। यस सर। 1 एम्पियर समझ में आ रहा है सबको?
सबको ये Yes, पता है sir. कि दोनों वायर्स के बीच में करंट कितना होगा, सबको ये भी पता है स्ट्रेट वायर के ऊपर, स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू आई एल बी Sin साइन थीटा। एल और बी क्या है सबको पता है ना, ये अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप्स करेंगे टॉर्क के ऊपर, लेकिन उससे पहले टॉर्क समझेंगे। टॉर्क की डेरिवेशन बच्चे मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमने ऐसी ऐसी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है। याद है क्या टॉर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला? Yes, sir. क्या था? किसी को याद हो तो? पी की फॉर्म में था, पी की फॉर्म में, पी और ई। P cross E. वेरी Equal to PE. क्या था वो? पी क्रॉस E. PE. ई, यानी पीई Sin theta. साइन थीटा। ये डेरिवेशन बच्चे अभी हमारे पास इतना वो भी नहीं होगा टाइम, क्योंकि हमको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बट मैं तुम्हें सारा समझा दूंगा कि कैसे होगा। फिर भी किसी को रहे कि डेरिवेशन समझ नहीं, डेरिवेशन देखना बहुत आसान है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए डेरिवेशन, तो तुम जाके ना अवंती में ही नीट वाला लेक्चर सर्च कर लेना। कौन सा लेक्चर? बोलो। नीट वाला. नीट वाला, हाँ। तो उसके अंदर तुम्हें मेरी ही प्लेलिस्ट दिखेगी, मैंने ही बताया वो उसमें भी, ठीक है। उसके ऊपर हेडिंग डाल देना टॉर्क एक्सपीरियंस वाला, टॉर्क एक्सपीरियंस इन करंट कैरिंग लूप, तो उसमें दिख जाएगा तुम्हें, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो। लेकिन ये बहुत आसान है, हो जाएगा। क्लियर है? मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, सब क्लियर हो जाएगा अभी। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो वो तब करवाया था उनको जब बहुत टाइम था हमारे पास। तो देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप। अब ये टॉर्क है क्या, सबको पता है, वैसे 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है टॉर्क? Restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क Rotating force. रोटेटिंग फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फोर्स Into perpendicular distance. वेरी गुड, इनटू परपेंडिकुलर Distance. डिस्टेंस। तो फोर्स भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। अगर मान लो ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला. कोई भी नहीं होगा। तो ये 90 डिग्री एंगल है, सर. क्या ये 90 डिग्री एंगल है? नहीं, तो कोई भी नहीं होगा। फोर्स अगर ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है? Yes, sir. फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। क्लियर है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या होती है सर? Rotating force. समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. अब क्या है सर, ये इसको यूज कहाँ करना है, ये कैसे आएगा? देखो ये एक हमारे पास क्या है बच्चे, सरफेस है, दिख रहा है? एक कोयल है मान लो, ये ए बी सी डी, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, दिख रहा है? तो भाई अब ये देखो, ये ए बी सी डी ये सारी साइड्स हैं इसकी, मैं मान सकता हूँ ये ए बी भी एक कंडक्टर है, बी सी भी क्या है, एक कंडक्टर है, सी डी भी क्या है, एक कंडक्टर है, और ए डी भी क्या है, एक कंडक्टर. अब इन सब को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इस पूरी फिगर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बच्चे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये पूरी तरह फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, या ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है सर। तो अब इस जैसे ये था सर, ये एक कंडक्टर है सर, दिख रहा है? Yes. इसको कहाँ रख रखा है, सारे इंटरेक्ट करना है, इसको कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। लुप्त हो रहा है ये. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ रखा हुआ बच्चे? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये हो गया सर ए, ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? सी, ये क्या हो गया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, ए बी के बिल्कुल पैरेलल, दिख रहा है? हाँ। तो अब ए बी के ऊपर भी फोर्स लगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर करंट भी जा रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके ऊपर क्या लगेगी सर? फोर्स लगेगी। तो मुझे एक बात बताओ सर, ए बी के ऊपर भी फोर्स लगेगी, क्योंकि ए बी भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, हमने पढ़ ली। बीसी के ऊपर भी क्या लगेगी? फोर्स। सी डी के ऊपर भी क्या लगेगी? फोर्स। डी ए के ऊपर भी क्या लगेगी? फोर्स. फोर्स। तो एक बात बताओ, ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका ए बी के ऊपर? ILB. हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो बच्चे। ILB sin theta. आई एल बी
साइन थीटा। ILB साइन थीटा, क्लियर है ना सबको? Yes. हाँ सर, ILB साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा किस चीज के बीच का एंगल है? एल और बी के बी बीच का। B तो यहाँ पर देखो एल इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, तो बताओ इनके बीच में एंगल 180 180। साइन 180 कितना होता है? 0 जीरो। तो एफ ए बी भी क्या हो जाएगी? 0। तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे ही CD के ऊपर देखो, साइन कितना बन रहा है यहाँ? CD में करंट की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बताओ एंगल कितना है? साइन 0 भी 0, तो FCD भी क्या हो गया? 0। तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अब बात करते हैं AD की ओर, BC। AD की ओर BC की। तो बताओ AD की फॉर्मूला तो सर वही लगेगा क्या? यस क्या सर। लगेगा, क्या लगेगा बताओ? FCD कैसे निकालोगे? FCD का फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? ILB sin थीटा। सर FCD की FAD। FAD, CD तो हो गया ना, FAD। यस सर। ILB साइन कितना है? लेंथ तो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कितना है? 90 डिग्री। साइन 90। फॉर्मूला क्या बन गया सर? ILB। ILB अच्छा, अब बताओ मुझे BC के ऊपर क्या लगेगा? ILB sin 90। साइन 90 सर, सेम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ILB तो सर इस पे भी फोर्स लग रही है, इस पे भी फोर्स लग रही है, लेकिन अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे आती है? L क्रॉस B AD के लिए देख लेते हैं। AD के लिए बताना L कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे, यानी माइनस डाउनवर्ड। J J। क्रॉस B कहाँ है? I कैप। I कैप। तो माइनस बाहर ले लो, तो J क्रॉस I क्या होता है? IJK। J क्रॉस I बोलो, माइनस के माइनस के। तो माइनस माइनस प्लस के, तो क्या हो जाएगा? प्लस के। यानी कौन सी डायरेक्शन में? बाहर। प्लस Z डायरेक्शन। बाहर होता है ना, ये कहाँ जाना चाहेगा? बाहर की तरफ। और इसी प्रकार अगर ये करंट अपोजिट है तो इनकी डायरेक्शन भी, तो ये कहाँ जाना चाहता होगा? अंदर की तरफ। अंदर। करके देख लेना, इसका आंसर आएगा माइनस के कैप। इसमें क्या आया था? प्लस के कैप। तो इसमें क्या आएगा बच्चे? माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या हो गई? अपोजिट। यहाँ पे माइनस J इंटू आई किया, यहाँ पे माइनस J इंटू, सॉरी प्लस J इंटू क्या करोगे? आई। तो प्लस JI तो क्या हो जाएगा? माइनस के ना, है ना? यस सर। तो ध्यान से देखो सर, इसमें तो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पर फोर्स क्या है? अंदर की तरफ है। इन दोनों पे तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, क्योंकि साइन 0 और 180 है। सर AD पे जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, BC पे जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन एक फोर्स बाहर लग रही है, एक फोर्स अंदर लग रही है, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0। तो इस पूरी फिगर पर नेट फोर्स क्या हो गई? 0। 0। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी इशू है यहाँ तक तो वो पूछो। नो सर। जब कर दिया करो, बिल्कुल, वेरी गुड। और कोई डाउट है तो हैंड रेस करने में भी नहीं शर्माना। चलो, तो देखो यहाँ पर तो मतलब सर इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स तो कितनी हो गई? 0। इन दोनों के ऊपर ये कहाँ जाना चाह रहा है सर? बाहर। और ये कहाँ जाना चाह रहा है? अंदर। अंदर। तो इनके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गई। क्या हो गई? नेट फोर्स 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 की बात अभी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लूप ऐसे ना होके ऐसे होता तब भी यही होता सर। इन दोनों के ऊपर अगर फोर्स की बात करता तो मान इसके ऊपर, अब यहाँ पर ऐसे हो, यहाँ पर ऐसे, ये कहा जाना चाहते हैं थोड़ा सा अंदर, ये कहा थोड़ा सा बाहर, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इनके ऊपर नेट टॉर्क 0 नहीं है, नेट टॉर्क 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं ना थोड़ा सा, ये देखो ऐसे, ये चीज कहाँ चली गई? ये BC कहाँ चला गया? अंदर। तो देखो AB कहाँ आ गया? AD कहाँ आ गया? थोड़ा सा बाहर। अभी भी इसके ऊपर देखोगे, अब क्योंकि अब ये एंगल
अब मैग्नेटिक फील्ड और देखो लेंथ अब ऐसे होगी टेढ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं बना, 0 डिग्री नहीं बना सॉरी, तो कुछ एंगल बनेगा, कोई बात नहीं। तो अब इसके ऊपर भी फोर्स पहले जो 0 थी, अब 0 ना होके इसकी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ, इसकी कहाँ आ जाएगी, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, बट देखो इसकी वही रहेगी, ये कहाँ जाना चाहेगा अंदर, ये कहाँ जाना चाहेगा बाहर। अब मैं कह रहा हूँ दोनों पे फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है लेकिन कहाँ लग रही है, ऊपर, यहाँ कहाँ लग रही है, नीचे। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो गई, 0 ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी नेट फोर्स तो क्या आई थी, 0 ही थी। तो पूरी बॉडी पे नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो टॉर्क किसकी वजह से आएगी सर, इन दो फोर्स की वजह से आएगी या इन दो फोर्स की वजह से आएगी, कौन बताएगा। यही सीखने वाली बात है। मैंने क्या किया बच्चे, मैं दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये रोटेट किया मैंने, तो मैंने देखा इसके ऊपर भी फोर्स आ गई, इसके ऊपर फोर्स कहाँ आ रही है बच्चे, ऊपर की तरफ, इसके कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। ये कहाँ जा रहा है भाई, अंदर, और ये कहाँ जाना चाह रहा है, बाहर। ठीक है, तो बहुत, अगर ये ऐसा कोई लूप बन रहा है मेरा, मान लो सपोज कर लो, ऊपर चाहे नीचे कैसे भी हो, एक फोर्स यहाँ लग रही है F1, एक फोर्स यहाँ लग रही है F2, इस और इधर कहाँ लग रही है फोर्स F3, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मान लो, और F4 कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, अंदर की बताओ F1 ये कहाँ है, नीचे, और वो क्या है, ऊपर। अगर कोई लूप ऐसा है तो बताओ टॉर्क कौन सी फोर्सेस की वजह से लग रही होगी, F1 F2 या F3 F4, F1 F2 की वजह से क्यों नहीं लग रही होगी, कैंसिल कर रहे हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। नेट फोर्स तो क्या ही है सिस्टम पर बच्चे, 0। ये तो हमने पक्का श्योरिटी से साथ कह सकते हैं, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर वाले को नीचे वाली कैंसिल कर रही है, बाहर वाले को अंदर वाली। नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, लेकिन वो टॉर्क किसकी वजह से, अभी किसी बच्चे ने बोला था टॉर्क क्या होता है सर, कौन सी फोर्स, रोटेटिंग फोर्स। तो तुम बस ये देखो कौन सी फोर्स के कारण मेरी बॉडी रोटेट कर रही है, एक तो फोर्स, जो फोर्सेस है उनकी वजह से। वेरी गुड। ऊपर नीचे वाली के साथ कितना ही दबा लूं, ऊपर लेके जाओ इसको, नीचे लेके जाओ, क्या रोटेट हो पाएंगी क्या कभी भी, नो सर। अंदर बाहर वाली है, ये कहाँ जाना चाह रहा है अंदर, ये कहाँ जाना चाह रहा है बाहर, तो देखो इसके कारण रोटेट हो पा रही है ना। यस तो अब कोई तुमसे पूछे तो कौन सी फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी बोलोगे, F3 एंड F4 क्या प्रोवाइड कर रही है सर, टॉर्क। मैं करूंगा ये F3 के साथ, F3 का फॉर्मूला भी मेरे को पता है कितना आया था, ILB, F4 का भी क्या आया था, ILB। किसी भी एक फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना पड़ता है मुझे, तो ILB लगा दिया मैंने, तो ILB। अब इसके साथ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स एरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देख लूंगा उसके साथ क्या कर दूंगा, बस। और इसको डिराइव करके जो आंसर मेरा आएगा वो तुम्हें बता रहा हूं मैं, क्या आएगा, NIAB साइन थीटा लिख दो, या अगर इस केस में इन्होंने फाई ले रखा होगा शायद, तो फाई लिख देना, इन्होंने फाई ले रखा, थीटा ही ले रखा है, ठीक है, तो थीटा ही ले, ठीक है, NIAB साइन थीटा। अब ये कैसे निकाला, मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा अप्रोच पूरा शुरू का पार्ट तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया, जब कैलकुलेशन पार्ट में तुमको सीधा बता दिया मैंने। एक बार ट्राई कर लोगे घर जाके, यस मैं इसको समझाऊंगा, मैंने सब कुछ बता दिया, कौन सी दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क होगा, कौन सी दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क नहीं होगा। तो NIAB साइन थीटा। अब ये क्या है सर, टॉर्क टी, ये तो क्या है सर, टॉर्क। N क्या है सर, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, कितनी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है, करंट। A क्या है, एरिया। अगर इसकी लेंथ A है, अगर इसकी लेंथ L मान ली, इसकी ब्रेथ कितनी मान ली, B, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एरिया है। और ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, एरिया थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया की डायरेक्शन होती है, हाँ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर, जो कि सरफेस के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर।
तो इस सरफेस के भी एरिया वेक्टर होगा, अभी दिखाएंगे उसको एन कैप से दिखाएंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या सबको? यस टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया क्या बच्चे? NIAB sin थीटा। और ये टॉर्क को कौन सी फोर्स की वजह से आई है मैंने तुम्हें बता दिया। अगर ये लूप रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो नेट टॉर्क कितनी है सर? नेट टॉर्क बता दी कितनी है? NIAB sin। क्लियर है सबको? यस सर। और इसके अंदर कौन सी फोर्सेस की वजह से आ रही है टॉर्क, ये भी बता दिया। ठीक है, तो जब ध्यान से देखना, सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सर मैंने तुम्हें सीधा क्यों बताया? देखो हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इसको लिखने देते पहले, यहाँ तक आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था सर क्या फॉर्मूला, बताना। अभी तुमने बताया था जो C क्रॉस E। P क्रॉस E यानी PE sin थीटा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो क्या है बोलो? NIAB sin थीटा। सर थीटा तो दोनों में है सर। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या था? P डाइपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक मोमेंटम। मोमेंट। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था? डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक। तो ये जो NIA है यानी बेसिकली I इंटू A, इसको मैं लिखता हूँ M। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल बन गया क्या? यहाँ पर भी साइन थीटा था, यहाँ पर भी साइन थीटा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक। क्लियर है सबको? ठीक है, ये इक्वेशन अभी डिराइव करने से ज्यादा ये चीज बताना चाहिए कि ये इक्वेशन समझाती क्या है हमें। ये इक्वेशन ये समझाती है सर, अगर डाइपोल होता है तो डाइपोल मूवमेंट होती है ना, तभी होती है ना। तो उसके अंदर तो चार्जेस के अंदर तो हमें दिख रहा था डाइपोल था, एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, वो डाइपोल था, इसलिए वहां पर पी की टर्म आ गई डाइपोल मूवमेंट की। लेकिन करंट कैरिंग लूप में, इस वाले लूप में कोई डाइपोल का कुछ पता चला? डाइपोल था कहीं? कुछ पता लगा? नो लेकिन सर। फॉर्मूले में तो डाइपोल मूवमेंट बन रही है। तो इसका मतलब अब मैग्नेट वाले केस में डाइपोल बोलोगे किसको? चार्जेस वाले केस में तो माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू को डाइपोल बोलते थे। मैग्नेट के केस में किसको बोलोगे? चार्ज की बात तो होते ही। नॉर्थ और साउथ। वेरी गुड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सर वहां अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आई थी तो मेरे को पता था वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था। एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी अगर डाइपोल मूवमेंट आई है तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। तो मतलब अगर इसके ऊपर एक ये करंट कैरिंग लूप है तो इसके पास डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो? इसके पास नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। क्या दिख रहा है? यस सर। कहाँ है बताओ? कहाँ है नॉर्थ पोल इसका? इस कोयल को अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके अंदर करंट आ रहा है, तो इसके ऊपर टॉर्क से मेरे को पता लगा इसके पास क्या होगा? डाइपोल। तो डाइपोल कहाँ है? कौन सा इसका नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है सर? हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन दिखाते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। जहां पर भी करंट कैसा हो ऐसा हो। दिख रहा है? यस सर। ये कौन सी वाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जहां पर भी करंट हो तो वो कैसा पोल होता है? साउथ। और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो नॉर्थ। ठीक है, तो अगर ये मेरा लूप है बच्चे और करंट ऐसे जा रहा है 11 12 1 2 3 4 5 यानी क्लॉकवाइज, तो ये वाला पोल कैसा हो गया? साउथ पोल। ये वाला पोल कैसा हो गया? नॉर्थ पोल। ये इसके डाइपोल होते हैं। तो अब जब भी एक करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कोयल हो जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो बिना देखे बोल देना कि हाँ इसके अंदर क्या होगा?
नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल, साउथ क्योंकि फॉर्मूले में भी आया है और हमें दिख भी रहा है जहां पर क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल की तरफ। अब ये एक मैग्नेट बन गया, क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया सर। एक्चुअल में मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इसको कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया मैंने, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मेरा मैग्नेट। अभी देखते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी पूरी तरह से बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी समझो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर दिया। अगर मैग्नेट है तो इसके पास मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी। मैग्नेट के पास तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं, तो हमको भी पता लग गया इसके पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। जहां पर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है उसको क्या बोल दिया, साउथ पोल। करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उसको क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल। तो जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिहेव करता है, इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वैसे ही बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? तो ये हमारे पास नॉर्मल इसका फॉर्मूला था, NIAB sin थीटा। मैंने सब बता दिया कैसे, इसका फॉर्मूला दिमाग में कैसे रखना है ये भी पता चल गया। अब जैसे ये MB है तो M क्रॉस क्या लिख सकता हूँ इसको, M क्रॉस क्या लिखता हूँ, B। M क्रॉस B। अब ध्यान से देखना, M क्रॉस B तो लिख दिया सर, इसको उसको लिखा था P क्रॉस E। इसकी डायरेक्शन भी हमें देखता था। अब मैं थीटा को या तो बोल सकता था, पहले क्या बोला था, एरिया वेक्टर एंड इसके बीच का एंगल मैग्नेटिक। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूँ, थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर तो नहीं है इसमें, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर वहां तो पता था ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ही नहीं पता होगा तो कैसे पता करेंगे एंगल। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी वैसे ही होगी सर, जैसे वहां पर क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और नॉर्थ पोल किसी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव। तो बता सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से, और वही किसकी डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर की, मान के वही मान के चलते हो तुम हमेशा। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम मानना, या सीधा बोल दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है सर, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है क्या? अब ये सारा रिलेट हो रहा है चीजें कि क्या टॉर्क थी इलेक्ट्रिक डाइ वाले में, क्या टॉर्क है मैग्नेटिक वाले में, नॉर्थ पोल कैसे बन रहा है, अब एक करंट कैरिंग लूप डाइपोल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला ये हम कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट रब कर दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें लिखी हुई है बच्चे, ठीक है? यस सर। अब इसके ऊपर इसके ऊपर बेस क्या है सर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था ना, गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदलने, फिर वोल्टमीटर में। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या अटैच होता है सर, वो उसके अंदर करंट भेजता हूँ तो उसकी क्या डिफ्लेक्ट होती है सर, नीडल है ना, उसको बोलते हैं पॉइंटर। तो ये कैसे वर्क करता है सर, करंट आते ही पॉइंटर चेंज हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है सर? ये चीजें मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में एक्सप्लेन की जाती है सर। होता वही है, प्रिंसिपल वही है सर। क्या है प्रिंसिपल इसका, कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर क्या लगती है बच्चे, टॉर्क। और टॉर्क होती कौन सी फोर्स है, अभी तुमने ही बताया, रोटेटिंग फोर्स। पॉइंटर के ऊपर टॉर्क लगेगी और पॉइंटर क्या करेगा सर, तो यही उसकी अभी वर्किंग दिखा देंगे। इसमें क्या है सर, ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एक्चुअल में ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका, और ये क्या है, साउथ पोल। ऐसे ये इसका अगर साउथ पोल है तो ये पीछे से क्या होगा इसका, नॉर्थ पोल। ऐसे ही मैग्नेट्स है, तो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इनके बीच में हमने कोयल रख दी, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। अब देखो ये पॉइंटर के साथ हम अटैच कर देंगे, अभी बताएंगे। ये पॉइंटर के साथ हमने अटैच कर दिया क्या, कोयल, दिख रही है ये कोयल PQR दिख रही है, PQRS कोयल। ये कोयल हमने अटैच कर दी।
अब ये कोयल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसके ऊपर टॉर्क लगनी चाहिए क्या नहीं लगनी चाहिए बताओ? लगनी चाहिए। नहीं, अभी तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या नहीं पास हो रहा है इसमें से? करंट। करंट। तो करंट पास होने के लिए क्या कर देंगे बच्चे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब लगेगी या नहीं लगेगी बताओ? करंट कैरिंग कोयल है, इसको कहाँ रखा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगी तो ये क्या करेगा सर? घूमेगा सर। और इसके साथ पॉइंटर घूमेगा तो पॉइंटर रोटेट करके क्या दिखाएगा हमें? करंट की रीडिंग। लेकिन ये कैसे पता चलेगा इधर पॉइंटर कहाँ रुकेगा, कहाँ उसका रेस्ट होगा, कहाँ उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, कहाँ रुकना पड़ेगा? इसके लिए हमने साथ में क्या लगा रखा है? एक स्प्रिंग दिख रहा है नीचे, स्प्रिंग। यस सर ये जो स्प्रिंग है ये क्या काम करेगा? देखो ये स्प्रिंग क्या काम करता है बच्चे? ये स्प्रिंग क्या करता है? कोयल को रोटेट तो करता ही है, लेकिन बचाता भी है पॉइंटर को खराब होने से, टूटने से, है ना। जब मैं किसी रस्सी को रोटेट करता हूँ ऐसे, है ना, रोटेट करता हूँ, तो पहली बार तो वो आसानी से रोटेट हो जाती है, फिर दोबारा रोटेट करता हूँ तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है ना, फिर तीसरी बार दोबारा रोटेट कर रहा हूँ उसको तो और दम लगाना पड़ रहा है, चौथी बार और रोटेट। ऐसे तुम्हारी एक रस्सी टंगी पड़ी है, उसको रोटेट घुमाते रहो, जैसे जैसे घुमाते रहोगे दम तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? उसके ऊपर वो बल पड़ जाते हैं ना, जैसे लड़कियों की चोटी पे पड़ते हैं, है ना, दिखा होगा सबको, अब तुम्हें तो पता ही होगा ना, याद हो गया सबको? समझ ये चीज ना, वो ऐसे ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इकट्ठी हो जाती है तो मतलब उसको क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जाते जाते क्या हो रहा है सर? उसमें दम ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो कसी हुई होती है। सोचो ऐसा क्या हो जाता है एक बार घुमाने के बाद? वो बल क्या होता है? वो जो चीज इकट्ठी हो रही है रोटेट होती है, वो हेल्प होती है। हाँ बोलो बोलो बोलो। उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हो? प्रैक्टिकल कर रहे थे हम। अच्छा करके देखो फिर। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? जब तुम एक बार रस्सी को रोटेट कर लेते हो बच्चे, तो वो इकट्ठी हो जाती है ऊपर से, तो वो क्या करने जाती है? वो तुम्हारी जो तुम जिसको घुमा रहे हो उसके अपोज में एक और टॉर्क लगा रही है, जिसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो? अगली बार जब घुमाना चाह रहे हो तो उसको मुश्किल हो रहा है। अब तुमने और घुमाया तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गई, तो इसीलिए रीस्टोरिंग टॉर्क तुम्हारी टॉर्क के क्या कर रही है? बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रही है। तुमने और टॉर्क लगाई तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गई, तो तुम्हें अब अगली बार और जान लगानी पड़ेगी। तुमने और दोबारा मोड़ा तो टॉर्क और बढ़ गई, तो और लगाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब रीस्टोरिंग टॉर्क और तुम्हारी जो तुमने जो फोर्स लगाई है वो क्या हो जाएगी? अगर इक्वल हो गई तो आगे रस्सी और नहीं मुड़ेगी, तो रस्सी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। यही काम इस पॉइंटर पर है। पॉइंटर में क्या होगा सर? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NIAB साइन थीटा। ये टॉर्क जैसे ही लगेगी इसके ऊपर तो एक और टॉर्क आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? ध्यान से देखना, ये ऐसा ही एग्जांपल बुक में भी दिया होगा तुम्हें। C जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है? KX होता है ना स्प्रिंग में। फोर्स का काम एंगुलर मोशन में करता है टॉर्क, कांस्टेंट कोई और मान लो C, X की जगह अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको किससे लिखते हैं? थीटा से लिख दो या फाई से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? अब ये कैसे आया सर? समझ नहीं आया तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। फाई क्या है? सी क्या है? सी रीस्टोरिंग टॉर्क है जब कितने डिग्री रोटेट हुआ मेरा पॉइंटर? 1। अगर 2 डिग्री रोटेट होता तो कितना आता टॉर्क? सोचो 2C। 3 डिग्री होता तो कितना आता? 4 डिग्री होता तो? मैं डिग्री जान करके बोल रहा हूँ, अगर वैसे भी बोल सकते हो। अगर मैंने फाई एंगल बोल दिया तो कितना टॉर्क आएगा? फाई इंटू सी। तो ये फाई क्या है? कितना पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। रीस्टोरिंग टॉर्क मेरी एक्चुअल में कितनी लगती है? C इंटू क्लियर है? तो ये टॉर्क बनती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे? ये C फाई किसके इक्वल हो जाएगा?
Restoring torque. NIAB साइन थीटा। ये कौन सी टॉर्क है? रिस्टोरिंग टॉर्क। ये कौन सी टॉर्क है? जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वेट हो जाएंगी, तब मेरा फॉर्मूला रेस्ट पर होगा उस टाइम पर। तो ये फॉर्मूला बन गया C phi इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। पक्का? बोलो हाँ या ना। No sir. अब यहाँ से I का वैल्यू निकालना एक बारी। I, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो करंट ही मेजर होता है ना, तो I का फॉर्मूला निकालना क्या हो जाएगा? C phi डिवाइड बाय NIAB sin theta. ठीक है। तो देखो C भी कांस्टेंट है। हाँ सर, वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, 1 डिग्री में कितनी रोटेट होगी। हाँ, और N भी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट। A भी क्या है? कांस्टेंट। B भी क्या है? कांस्टेंट। तो I किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो फाई पर और साइन थीटा पर। और थीटा किसके बीच का एंगल था सर? देखो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर I 5, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो तुम देखते हो जितना ज्यादा करंट दे भेजते हो उतनी ज्यादा क्या होती है? डिफ्लेक्शन। तो वहां पर I और सिर्फ फाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। साइन थीटा का कोई चक्कर होता था क्या? नो सर। मतलब साइन थीटा नहीं आना चाहिए। अब साइन थीटा को अगर मैं चाहता हूँ I और फाई का डिपेंडेंस रहे, सिर्फ साइन थीटा ना आए बीच में, कि एंगल कुछ भी हो, एंगल का कुछ ना चेंज हो मेरा, है ना, क्योंकि फिर तो चेंज रोटेशन होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट की भी दिक्कत आ जाएगी। मैं चाहता हूँ सिर्फ कौन कौन आपस में डिपेंड रहे? I और फाई। ये कैसा होगा जब थीटा क्या रख दूं? 90। हाँ, क्योंकि थीटा 0 रख दूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है, 0 ही हो जाएगी। यस सर। कोई नहीं हो सकता। थीटा को क्या रखो? 90 रखो। थीटा को क्या रखो? 90 रख दो सर। अब थीटा को जब 90 रखोगे सर, तो I किसके डिपेंड हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फाई के। मतलब किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सिर्फ फाई। तो मतलब अब जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं, अब ये फाई रीस्टोरिंग टॉर्क थी, तो C और फाई क्या है? सिर्फ डिफ्लेक्शन, है ना। तो जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा क्या होगी? डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में यही तो होता है, तुम करंट ज्यादा देते हो डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है। तो इस प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करता है। समझ में आया? मैंने सिंपल कुछ नहीं किया। मैंने जो वो मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क थी NIAB साइन थीटा, उसको किसके इक्वल रखा? रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि किसके इक्वल थी? और वहां से I की वैल्यू निकाली। अब थीटा को क्या करना पड़ेगा? बस 90। अब ये थीटा 90 अपने आप तो हो नहीं जाएगा। थीटा 90 करने के लिए तो देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, थीटा की 90 होगी कब वैल्यू? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको कैसे मैं चेंज करूं? सर एरिया तो चेंज नहीं हो सकता ना, एरिया वेक्टर तो चेंज होगा ही। परपेंडिकुलर। हाँ, एरिया वेक्टर तो मैं इधर करूंगा गोयल, तो एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर इधर चेंज हो जाएगा, अपने आप ही चेंज होता रहेगा। मैं किसको चेंज कर सकता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए मेरे को एक स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी पड़ी, जिसका नाम क्या होता है बच्चे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती है सर? ये कुछ ऐसा काम करती है। साथ में क्या यूज किया मैंने? सॉफ्ट आयरन कोर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है सर? ये एंश्योर करती है कि हर टाइम मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एक ऐसा कंपोनेंट रहे जो कि क्या हो? उसके परपेंडिकुलर, ताकि थीटा क्या बना रहे? 90 डिग्री। देखो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल। ये कौन सी फील्ड होती है? रेडियल फील्ड, है ना। और इसको कैसे करेंगे सर? यहाँ इसके लिए यूज करना पड़ेगा कौन से मैग्नेट? सिलेंड्रिकल मैग्नेट। समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा उसके क्या रहेगी? वो रेडियल वाली डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, तो हमेशा उसके क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखना, डायरेक्शन तो ऐसे भी जा सकती है नॉर्थ टू साउथ, बट ये ऐसे कर्व होके क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? सॉफ्ट आयरन
कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ जाएं, कोयल के थ्रू जाएं। इसके लिए हमने क्या लगाया है, सॉफ्ट आयरन कोर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया है, क्योंकि थीटा क्या रहे, 90 डिग्री। और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोयल में से पास हो सके, अच्छे से मेरा रोटेशन हो पाए, टॉर्क भी ज्यादा लग सके, इसी वजह से। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारी किसकी वर्किंग थी, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में तुमने ज्यादा नहीं याद रखना, तुमने सिर्फ वही दिमाग में रखना है, क्या ये किस लिए यूज होता है, थीटा क्या होगा, 90। चले आगे। यस सर। ये सब फॉर्मूला थे हमारे। अब सेंसिटिविटी क्या होता है सर, ये फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन ही है किस्म से। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा सर, अभी मैं बोलता हूँ, हमने पढ़ा था ये करंट सेंसिटिविटी, याद है गैल्वेनोमीटर में। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब छोटी छोटी बातों का क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मेरे पे, है ना, छोटी छोटी बातों पे इफेक्ट क्या हो जाए, ज्यादा। तो गैल्वेनोमीटर अगर करंट को मेजर कर रहा है और मैं बोलूं करंट सेंसिटिव है, इसका मतलब छोटे से भी करंट पे उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, ज्यादा। फर्क कैसे दिखाता है सर, करंट कैसे दिखाता है, वो डिफ्लेक्शन करके। तो छोटी सी भी डिफ्लेक्शन होगी, छोटा सा भी करंट होगा, तो वो ज्यादा क्या देगा, डिफ्लेक्शन। तो फाई बाय आई किसका फॉर्मूला हो गया, करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन वी। क्लियर है, छोटी सी वोल्टेज पे ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब फाई का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है सर, अभी पढ़ा है हमने सर। ये क्या था हमारे पास, सी फाई इज इक्वल टू क्या था, एन आई ए बी। साइन थीटा तो नहीं लिख रहा, अब 90 है, साइन थीटा तो 90 है। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NIAB अपॉन सी। तो एफ आई की जगह लिख दो NIAB अपॉन सी। आई तो नीचे भी है ऊपर भी है, तो कट जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, NAB अपॉन C। तो वो पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी में कब हाई होगी, बताना क्या बढ़ाना पड़ेगा, बताओ इनमें से। फॉर्मूला तो बन गया NAB/C, तो बताओ क्या बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी, क्या कम करने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बताओ। C का स्मॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, C, तो C आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। ऐसे ही अब वो कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो यानी करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी फाई अपॉन वी, इसकी यूनिट कितनी है, 20 वैल्यू है। तो अब पूछा क्या है, रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, सोचो, सोचो फटाफट। अच्छा, वैसे रेजिस्टेंस निकालना होता तो कैसे निकालते बच्चे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो I अपॉन V कब बन सकता है, V अपॉन I कब बन सकता है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। देखो ध्यान से, करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करूं तब बन रहा है, करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करूं तब बन रहा है। जैसे देखो, अगर मैं फाई अपॉन V से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या बन गया, ये वी अपॉन आई। तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का टर्म्स आ गई ना एक किस्म से। यानी मैंने किसको डिवाइड किया, याद करना, करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से। अगर उल्टा कर दोगे तो वो R नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे सर, नॉर्मल केस में तो हम V अपॉन I करते हैं, लेकिन जब सेंसिटिविटी दे रखी है तो क्या करेंगे, करंट ऊपर रखेंगे और वोल्टेज वाला क्या रखेंगे, नीचे। तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ कितनी है, 5। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, 20। 20। तो कितना आना चाहिए, 1 अपॉन
4 ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि वो डिवीजन क्या थी, पर मिली एम्पियर। मिली एम्पियर तो यानी 1 मिली एम्पियर में अगर डिवीजन 5 डिवीजन में अगर मिली एम्पियर कितना है, 1 मिली एम्पियर। मतलब सर अगर 1 मिली एम्पियर का करंट दोगे तो वो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा, 5 डिवीजन। तो अगर 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन है तो मैं जानना चाहता हूं 1 एम्पियर में, यानी 1000 तो नहीं लिखूंगा, 1 एम्पियर में कितना होगा बताओ, सोचो सोचो सोचो। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, या इसको ऐसे समझो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो, 5 डिवीजन है ना कितने में, 1 मिली एम्पियर मतलब कितना, 10⁻³ तो 1 एम्पियर में कितना होगा, 5 डिवाइडेड क्या लिख सकते हो, 5 ऊपर मल्टीप्लाई 5000 ना, क्लियर है। यस सर। क्योंकि नीचे वो भी वोल्ट में थी ना, इसलिए मैंने मिली एम्पियर से क्या किया, इसको भी एम्पियर में बदला है। तो 5 की जगह आप क्या लिख दूं, बस 5000 दिख रहा है ना, अभी निकाला है। यस सर। तो कितना आ रहा है देखो, क्या आ रहा है अभी भी आंसर, सोच के बोलो, सोच के बोलना, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, देख के बोलो आराम से। हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर ये पता नहीं लगा, ये मतलब आपने करंट अपॉन वोल्टेज लिखा। देखो मैं बताता हूं, वोल्टेज अपॉन पूरा करते हैं आओ। देखो जनरल मैंने बोला था V अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, आई। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, φ/I। मैंने उसमें मिस्टेक भी ढूंढवानी थी तुमसे, चलो मैंने हटा ही दिया, कोई बात। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, φ/V। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा V/I की टर्म्स आए तभी क्या आएगा सर, R आएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ 1 मिली एम्पियर में, पहले तो इसको चेंज कर देते हैं, ये मिली एम्पियर के लिए ना, इसको एम्पियर के लिए करते हैं सर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई एम्पियर में बदलोगे तो कैसे करोगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो क्या आएगा, 10⁻³ तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 500,000 डिवीजन हो जाएंगी, है ना। तो मतलब अगर 1 मिली एम्पियर के लिए 5 डिवीजन आ रही है, तो उसी के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट होता तो कितनी डिवीजन शो करता, 5000। क्लियर है, तो 5000 डिवीजन शो करेगा। तो हम 1 एम्पियर के लिए कितनी डिवीजन हो रही है सर, 5000, ऐसे समझ सकते हो। 1 वोल्ट के लिए कितनी हो रही है सर, 20 डिवीजन। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। लेकिन यहाँ पर सेंसिटिविटी है, देखो करंट सेंसिटिविटी है φ/I और ये होता है φ/V। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए बन जाए, तो मैं अगर ऐसा करूं बच्चे, φ/I को किससे डिवाइड कर दूं, φ/V से। तो फाई से फाई कट गया, देखो ये क्या बन गया, V/I। और वही क्या होता है, R। तो ये कब आया, R की टर्म्स में आंसर कब आया, जब मैंने किस किस को डिवाइड किया, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी से। तो जब भी रेजिस्टेंस निकालना हो तो मेरे पास क्या अप्रोच है सर, मैं किसको डिवाइड कर दूं, करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड कर दूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी से। अब करंट सेंसिटिविटी मेरी कितनी है, अभी निकालिए मैंने, 5000। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, 20। इसकी डिवीजन पूछ रहा हूं मैं वैसे ना। तो 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ गया बताओ, 250। तो ये आ जाएगा 250 ओम। क्लियर है क्या, करके V/I तो आ गया था ना, क्या कह रहे हो, से डिवाइड करके V/I आ गया था ना, मतलब करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड किया, तो हम V/I में भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। नहीं, ये V/I तो मैंने तुम्हें बताया, इसका मतलब ये V/I इसका मतलब वो है क्या, V/I का मतलब है क्या, वो आ रही है ना। तो मैं V/I की जगह सिंपल क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ ना, ये बताओ। यस सर, है ना। तो ये V/I आया कब, जब मैंने क्या किया, करंट सेंसिटिविटी को वोल्ट सेंसिटिविटी से डिवाइड। तो वो तो करोगे ना। तो करंट सेंसिटिविटी ये है 5 डिवीजन 5, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है सर, 20। तो मैंने इसको पहले डिवाइड किया तभी आया है ना V/I। यस सर, मैंने बस ये बोला कि V/I एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में वोल्टेज गिवन होती और करंट गिवन होता तो मैं सिंपल क्या करता, V/I
आई, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट नहीं गिवन था। क्या गिवन था? वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो ये V अपॉन आई का मतलब मैंने तुम्हें बताया है, ये एक्चुअल में V अपॉन आई नहीं आया। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर वाली टर्म्स किसकी टर्म्स में आती है? जनरली वोल्टेज की टर्म्स में, और नीचे वाली टर्म्स किसकी टर्म्स में आती है? करंट। तो इसीलिए अब ऊपर वाली अगर वोल्टेज आ रही है, नीचे वाली करंट आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये V अपॉन आई की फॉर्म में आ रहा है, और इसी को ही क्या बोलते हैं सर? रजिस्टर। क्लियर है बच्चे? yes, हाँ, तो देखो यही किया इन्होंने। देखो यहाँ पर भी थीटा अपॉन आई को थीटा अपॉन वी से डिवाइड कर दिया, थीटा से मान लो गया, तो ये आई अपॉन वी बन गया। दिख रहा है? सॉरी, थीटा अपॉन आई है और ये क्या है? थीटा अपॉन वी। इसको ऊपर चला जाएगा तो वी, तो ये क्या बन जाएगा एक किस्म से? रेजिस्टेंस। ठीक है, हालांकि थीटा इस केस में सेम नहीं है। एक केस में इसमें थीटा क्या है? 20 डिवीजन, इसमें क्या है? 5000 डिवीजन। लेकिन लास्ट में वो कट रहे हैं ना, थीटा की टर्म से कट रही है, तो जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? V अपॉन आई। क्योंकि आंसर इस टर्म्स में आ रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये एक किस्म से मेरा क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? yes sir, बस यही है इसमें। शिवानी समझ में आ रहा है तुम्हें? yes sir, ठीक है, तो ये इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ऐसे घर के लिए रखना, पर बता भी सकते हैं, वो करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता था? फाई अपॉन आई। करो, इसका फॉर्मूला क्या था? फाई अपॉन वी होगा। करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई होता है, तो क्या होता था इसका फॉर्मूला? एन ए बी अपॉन सी। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी का करो, फाई की जगह तो क्या लिख सकते हो? एन आई ए बी अपॉन में सी, ये लिख सकते हैं ना। वोल्टेज की जगह क्या लिखूं? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो सर ये आई से ये आई गया, तो फाई अपॉन वी क्या हो गया? सी आर। तो ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? ये अगर मैं बोल दूं करंट सेंसिटिविटी, ये क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दो, या इसने क्या पूछा है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ, कर दो। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर दो। अभी तुम्हें पता भी है क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन में ही करके आए हो। करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी, सर रेजिस्टेंस। हाँ, तो जब पूछ रहे थे ना शिवानी, जैसे तुम पूछ रहे थे, आओ डिवाइड करके देख लो इनको। करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करो एक बारी, एन ए बी अपॉन सी, और वोल्टेज से करो एन ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? सी इंटू आर। ऊपर चला जाएगा। देखो सब कट रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है बच्चे? रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हमने बोला था कि करंट सेंसिटिविटी को जब वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है सबको? तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? अगर ये V वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी है, I वाला करंट सेंसिटिविटी है, तो बताओ इसको डिवाइड करने से क्या आ रहा है? ये फॉर्मूला है, इसको यूज कर लो, क्या आएगा बताओ? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी भाई। G मतलब R है, G मतलब रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो R कब आता है? किसको किससे डिवाइड करने पे? करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सिग्मा आई करंट सेंसिटिविटी, सिग्मा वी वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आ रहा है? R। तो क्या आएगा? R मतलब G। तो बताओ ये कौन सी इक्वेशन बन रही है इनके अकॉर्डिंग? बताओ भाई। एन आई, ये सिग्मा आई करंट सेंसिटिविटी, सिग्मा भी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये G के इक्वल है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? कौन सी? फर्स्ट। फिर सिग्मा आई अपॉन G क्या बन रहा है? सिग्मा V। क्लियर है क्या सबको? यस यस। तो ये था। अब ये क्वेश्चन एक बार घर से करके आना, ये ज्यादातर सेंसिटिविटी से ही क्वेश्चन आते हैं गैल्वेनोमीटर के। करके आओगे है ना? ये वाले एज एन होमवर्क ले इसके। जैसे ये तो बहुत आसानी से कर दोगे। 20% बढ़ रही है करंट सेंसिटिविटी। अगर पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी? 20/100 इंटू x प्लस 20/100 इंटू x। अब इतनी हो जाएगी। तो बताना है वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे आराम से बता सकते हो, रिलेशन तो पता ही है ना इसका, दोनों का, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का पता है ना रिलेशन?
यस सर। रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं सर। तुम्हें फॉर्मूला पता है दोनों का, वैल्यूज नहीं, दोनों दो इक्वेशन बनेगी, कर लोगे सॉल्व, करोगे ट्राई? यस सर। ये इसका भी मैंने आंसर दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी एक बार देख लेंगे, ठीक है? वैसे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ये होमवर्क नहीं दे रहा है, ये यहीं करेंगे, ठीक है? एक बार ट्राई करके जरूर आना। लास्ट है। अच्छा ये फॉर्मूला देख लो, ये क्वेश्चन देख लो। एक स्क्वायर लूप है बच्चे, इसकी साइड कितनी है? 2a। इसके अंदर करंट जा रहा है कितना? I। कहाँ रखा हुआ है? Z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? मैग्नीट्यूड टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता नहीं क्या? NIAB sin थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है? तो 1 मान के चलेंगे। I कितना है? I ही दे रखा है। A कितना है? नहीं दिया। स्क्वायर है, 2 साइड इंटू साइड, यानी 2a इंटू 4a। 2a इंटू 2a, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? एरिया 4a का स्क्वायर, राइट? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना? दे रखा है क्या मैग्नेटिक फील्ड? बोलो हाँ या ना। नो सर। नहीं दे रखा, पर लॉन्ग वायर के लिए हम निकाल लेंगे, अभी दिखाएंगे। साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। NIAB साइन थीटा यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो वही लिखा हुआ है इसने, M क्रॉस B। अब एक लॉन्ग वायर है बच्चे, और लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कितना होता है? स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, ध्यान से सुनो। एक का क्या होगा? म्यू नॉट I। लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सोचो थोड़ा। म्यू नॉट I अपॉन θ1 और θ2 90 हो जाएंगे जब φ1 और φ2। सोचो ये फॉर्मूला था ना, जब φ1 और φ2 90 हो जाते थे तो क्या हो जाता था फॉर्मूला? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा ना, जब यहाँ पे 2 हो जाएगा, जब φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये 2 पाई है, तो दिख रहा है ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई भी। यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? NIA से। एरिया तुमने निकाल ही लिया, कितना था? 4a। करंट कितना है? I। N टर्न्स गिवन नहीं थी तो 1, तो 4a स्क्वायर I। और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इन दोनों को बस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि थीटा इनमें कैसा है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए होमवर्क है। पहली बात तो ये पता करके आओगे कि थीटा 90 डिग्री कैसे है। दूसरी बात, एक तो स्क्वायर लूप था, एक वायर थी, तो मैंने वायर का ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज किया? समझ में आ रहा है? मैंने स्क्वायर लूप का क्यों कुछ बात नहीं करी? इस क्वेश्चन को समझ के आओगे। करवाऊंगा मैं ये दोनों क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये होमवर्क है तुम्हारा। 3 क्वेश्चन में से 2 मैं करवाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये ध्यान से इसको समझ के आना। वैसे हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, कल अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है? तो बेसिक क्लास समझ में आया लूप वाला सबको? यस सर। चल ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ओके यस सर। कल मिलते हैं हम 8:30 बजे, सॉरी 8 बजे, है ना?